जी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने चैप्टर नंबर 6 का स्टार्ट किया था कल, ठीक है। और कल हमने थोड़ा सा पोर्शन चैप्टर नंबर 6 का कवर किया था। तो आज हम थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, जी हाँ। एक्टिविटी डेफिनेशन एंड ये these वर द प्रोसेसेस फॉर टाइम मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो उसमें स्केड्यूल के रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखा था हमने, और मैंने बात की थी कि हम इंडिविजुअली हर एक्टिविटी को देखेंगे। सब से पहले हमने जो है किस तरह से हमने प्लान करना है अपने स्केड्यूल को, ठीक है। प्लानिंग स्केड्यूल मैनेजमेंट उसको देखा था। देन एक्टिविटी डेफिनेशन हमारे पास कि इंडिविजुअली जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जितने भी टास्क होते हैं उन टास्क को इंडिविजुअली हम एक्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है। और उनकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, ईच एंड एवरीथिंग उनकी डिटेल में स्केजुलिंग करना, ठीक है। उनके ऊपर हमने बात करनी है इस चैप्टर में। सो एक्टिविटी लिस्ट एंड एट्रीब्यूट्स। एक्टिविटी लिस्ट एंड एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि हम इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाते हैं तो हम एक्टिविटी का नेम लिखते हैं, उसकी आईडी लिखते हैं, और उसके रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट में, ठीक है। कि ये एक्टिविटी किसकी ऊपर बेस कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये भी उसका हिस्सा है। ओके, आज जो प्योरली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम माइलस्टोन्स के। माइलस्टोन्स क्या होते हैं इन वर्क ब्रेक, जब हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो टास्क होते हैं, आपको पता है उन्होंने कहीं ना कहीं से स्टार्ट होना होता है और कहीं ना कहीं पे एंड भी होना होता है। क्योंकि प्रोजेक्ट भी अगर एक है ना, तो उस प्रोजेक्ट का भी कोई ना कोई माइलस्टोन होता है, यानी कि उसकी भी कोई स्टार्ट और एंड डेट होती है। सो माइलस्टोन इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट दैट नॉर्मली हैज़ नो ड्यूरेशन, जिसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता। नॉट एवरी डिलीवरेबल आर आउटपुट क्रिएटेड फॉर द प्रोजेक्ट इज अ माइलस्टोन, ठीक है ना। कहता है कि हर एक डिलीवरेबल या हर एक टास्क या हर एक एक्टिविटी भी हमारे पास माइलस्टोन नहीं होता। मतलब सारी की सारी जो डिलीवरेबल्स हैं जरूरी नहीं है कि उनका कोई माइलस्टोन हो, ठीक है। इट ऑफन टेक्स सेवरल एक्टिविटीज, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट अ माइलस्टोन। मतलब कि एक माइलस्टोन में मल्टीपल एक्टिविटीज हो सकती हैं, ठीक है। मतलब अक्सर ऐसा होता है, देर आर मल्टीपल एक्टिविटीज इन इन वन माइलस्टोन। उनको एक ही माइलस्टोन काउंट किया जाता है कि ये हमारा हदफ है और इस हदफ को अचीव करने के लिए इसके अंदर यही एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। सो दे आर यूजफुल टूल्स फॉर सेटिंग स्केड्यूल गोल्स एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये जो माइलस्टोन है कहाँ पर यूजफुल है, ये एक अच्छा टूल है अपने स्केड्यूल्स को, मतलब कि स्केड्यूल्स को गेन करने की सेटिंग के लिए, कि हमने किस तरह से अपने स्केड्यूल्स को अपने जो है चीज़ों को अपनी जो हमारे माइलस्टोन्स हैं उनको टाइमली गेन करना है, उनको टाइमली कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये उस टर्म में आते हैं। So examples includes obtaining customer sign off on key document। मतलब कि कस्टमर से सिग्नेचर ले लेना एक डॉक्यूमेंट पर, और कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सच एज सॉफ्टवेयर मॉड्यूल और इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू हार्डवेयर। मतलब कि हम किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कंप्लीशन पर या सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की कंप्लीशन पर, या वैसे किसी जो हमारा प्रोजेक्ट का जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके हम एक माइलस्टोन जो सेट कर लेते हैं, उसके लिए हम डॉक्यूमेंट पर कस्टमर का सिग्नेचर ले सकते हैं कि जी हाँ ये माइलस्टोन यहाँ तक कंप्लीट होगा, एंड नेक्स्ट माइलस्टोन उसके अंदर फलां एक्टिविटीज़ आने वाली हैं, और उसकी कंप्लीशन डेट फलां होगी, ठीक है। तो मतलब ये वेरी कर सकता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, माइलस्टोन्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। उसके बाद हमारे पास है एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। एक्टिविटी सीक्वेंसिंग क्या होती है, तरतीब लगाना एक्टिविटीज़ की। जैसे हमने ऊपर भी बात करके आए हैं कि एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस देना, कि कौन सी एक्टिविटी पहले परफॉर्म की जाएगी, कौन सी बाद में, सो ऑन, ठीक है। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, द नेक्स्ट स्टेप इज एक्टिविटी सीक्वेंसिंग इन्वॉल्व रिव्यूइंग द एक्टिविटी लिस्ट एंड एट्रीब्यूट्स। तो मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको रिव्यू करना, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट को, माइलस्टोन लिस्ट को, एंड अप्रूव्ड चेंजेस रिक्वेस्ट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज। जब हमें प्रॉपरली पता चल जाएगा कि इन एक्टिविटीज के दरमियान ये प्रॉपर रिलेशनशिप्स हैं, तो आप देखें जो एक्टिविटीज दूसरी एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी, ठीक है। तो जो डिपेंडेंसी वाली एक्टिविटीज उनको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बेस के ऊपर नीचे कुछ टास्क होने वाले हैं।
तो उनकी सीक्वेंसिंग इस सेंस में लगाना कि हमें उन सीक्वेंसिंग से पहले हमें रिलेशनशिप्स का पता होना चाहिए, हमें प्रॉपरली उन एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए, जिस पर्पज़ के लिए रिव्यू करना एक्टिविटीज़ को, एट्रीब्यूट्स को, उनके स्कोप को ज़रूरी हो जाता है। सो डिपेंडेंसी या रिलेशनशिप क्या होता है, वही बात, in a sequencing of project activities or tasks you must determine dependencies in order to use critical path analysis। मतलब कि क्रिटिकल पाथ एनालिसिस हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में थोड़ा सा, कि क्रिटिकल पाथ एनालिसिस वही होता है कि किस तरह से हम एक्टिविटीज को सीक्वेंस लगाएं, किस तरह से करें कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमने यहाँ से लाहौर जाना है, तो लाहौर जाने के लिए हमारे पास डिफरेंट पाथ हैं। तो व्हाट इज़ अ क्रिटिकल पाथ? क्रिटिकल पाथ वो होगा जो मेरा बेस्ट रूट होगा, कि जी बराह रास्ता मैं मोटरवे जाऊँ तो मेरा बेस्ट रूट होगा, बराह रास्ता शोखपुरा जाऊँ या जीटी रोड के जरिए से गुजरांवाला से जाऊँ, तो मतलब देर आर डिफरेंट कंसिक्वेंसेज, तो उनमें से मैं कौन सा चूज़ करता हूँ। तो बेसिकली उसके अंदर आने वाले जितने भी टास्क होंगे तो वो डिपेंडेंसी का हिस्सा होंगे। ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ को मतलब कि डिपेंडेंसी जो है ना उनका पता लगवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्रिटिकल पाथ को लिया जा सके, क्रिटिकल पाथ को क्रिटिकल पाथ का एनालिसिस किया जा सके। ये वाला पाथ यानी कि इन एक्टिविटीज़ को इस सीक्वेंस में अगर किया जाएगा तो हमारा जो टाइम है बच जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। सो डिपेंडेंसी के ऊपर हमने बात की कि डिपेंडेंसी क्या होती है। तीन तरह की डिपेंडेंसीज हमारे पास होती हैं, मैंडेटरी, ठीक है, डिस्क्रिशनरी एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये एक्टिविटीज़ क्या करती हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैंडेटरी डिपेंडेंसीज, ठीक है, इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ वर्क बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है, मतलब कि इनहेरेंट का मतलब ये होता है कि इट इज़ इनिशियल, जो इनिशियल स्टेज होती है ना, जिसको दूसरे वर्ड में हम कहते हैं पैदाइशी। ठीक है, मतलब कि ये बिल्कुल इन द नेचर ऑफ द वर्क बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द प्रोजेक्ट, समटाइम्स रेफर्ड एज अ हार्ड लॉजिक। ठीक है, यानी कि मैंडेटरी डिपेंडेंसीज होती हैं कि जिन्होंने होना ही होना है, जिन डिपेंडेंसीज ने होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर, एक प्रोडक्ट है ना, एक यूजर ने एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को के अंदर लॉग इन करना है, तो उसके लिए उसका पासवर्ड होना जरूरी है। तो ये तो होना ही होना है जी, मतलब किसी को कोई राइट चाहिए, उसके लिए फ्लां कोई डेजिग्नेशन होना चाहिए, कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंडेटरी डिपेंडेंसीज वो होती हैं जो कि होनी ही होनी है, जो डिपेंडेंसीज एक्टिविटीज के दरमियान अक्कर करनी ही करनी है। ठीक है, वो मैंडेटरी डिपेंडेंसीज है सिंपली। ठीक है। और इसके बाद डिस्क्रिशनरी क्या है, डिफाइंड बाय द प्रोजेक्ट टीम। ये डिपेंडेंसी जो है इनको कौन डिफाइन करता है? प्रोजेक्ट की टीम डिफाइन करती है। समटाइम्स रिफर टू एज अ सॉफ्ट लॉजिक। तो मैंडेटरी डिपेंडेंसी हमारे पास हार्ड लॉजिक है, और ये जो है हमारे पास सॉफ्ट लॉजिक में आ जाता है। सॉफ्ट लॉजिक एंड यू शुड बी यूज्ड, एक मिनट मेरा लैपटॉप चार्जिंग नहीं कर रहा, जस्ट अ मिनट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, चार्जिंग की वजह से अचानक लैपटॉप बंद हो गया, इसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे थ्री टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज की। मैंडेटरी में हमने बात की जो कि वो डिपेंडेंसीज जो तो मतलब इनको जिनको हम हार्ड लॉजिक भी कहते हैं, जिन डिपेंडेंसीज ने अक्कर होना ही होता है। और उसके बाद डिस्क्रिशनरी हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं जिसकी हमने सॉफ्ट लॉजिक बोला, कि ऐसी डिपेंडेंसीज, ठीक है, जो कि टीम डिफाइन करती है। ठीक है, एंड शुड बी यूज्ड विद केयर सिंस दे मे लिमिट लेटर स्केजुलिंग ऑप्शंस। मतलब कि इनको तब यूज़ किया जा सकता है जो कि अक्सर हमारे पास एक स्केजुल जब हमने बना लिया होता है, उसके बाद इन लेटर टाइम ड्यू टू सम कॉन्टेक्स्ट हमें कुछ चेंजेस करना पड़े, तो स्केजुलिंग ऑप्शंस में हम इंडिपेंडेंसीज को मद्देनज़र रख सकते हैं। यानी कि टीम जो है जो कि प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो अपनी लॉजिक के लिहाज से अपनी फिजिबिलिटी के लिए जो डिपेंडेंसीज बनाती है, जिनकी बेस के ऊपर काम करती है, वो बेसिकली इस डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसीज में आ सकता है कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास है डोंट, कहते हैं डोंट स्टार्ट डिटेल्ड डिज़ाइन वर्क अनटिल यूज़र साइन ऑफ ऑल ऑन ऑल द एनालिसिस। ठीक, मतलब जब तक यूज़र के साथ आपकी कमिटमेंट नहीं ना होती, यानी कि कस्टमर के साथ प्रॉपर कोई जो है वो वादा नहीं होता, तब तक आप कोई डिटेल डिज़ाइन स्टार्ट ना करें। गुड प्रैक्टिस बट कैन डिले प्रोजेक्ट। ठीक है, कहते हैं ये प्रैक्टिस तो गुड है लेकिन इसकी वजह से प्रोजेक्ट में डिले आ सकता है, मतलब कि ये काम भी जल्दी करने वाला है।
तो ये भी एक डिपेंडेंसी अकर हो रही है ना, तो मतलब कि साइन होंगे प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए कस्टमर के साथ, तो तब ही जो है इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग है, इसका डिटेल डिज़ाइन वगैरह स्टार्ट किया जाएगा। देन एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज आ जाती है हमारे पास, इन्वॉल्व रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ न्यू हार्डवेयर इफ़ डिलेड कैन इम्पैक्ट प्रोजेक्ट स्केड्यूल। मतलब कि कोई नया हार्डवेयर चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए, लाइक मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हार्डवेयर है ना, तो हार्डवेयर में इश्यूज आ सकते हैं, तो हार्डवेयर की कोई प्रॉपर किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर न्यू हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, तो अगर वो इन टाइम में नहीं मिल रहा, तो बेसिकली ये एक डिले आ जाएगा, जिसकी वजह से टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो ये एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज में ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज। इनमें माइनर माइनर सा ही डिफरेंस है, एक तो बहुत ज़रूरी होती हैं, दूसरी जो है टीम की वजह से जो टीम ने करनी होती हैं, और तीसरी जो एक्सटर्नल है। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब ये है कि जो कोई प्रॉब्लम आ जाती है इन हार्डवेयर, तो वो हमें रिक्वायर्ड है, तो वो टाइमली नहीं मिल रहा, तो स्केड्यूल पे इफेक्ट कर सकता है वो। सो देन हमारे पास आ जाती है नेटवर्क डायग्राम, जो कि इसी के अंदर आता है, नेटवर्क सीक्वेंसिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम प्रॉपर सीक्वेंसेस को देखते हुए देखें कि किस तरह से हमारा जो है एक नेटवर्क टाइप बन सकता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क डायग्राम्स आर प्रेफर टेक्निक फॉर शोइंग एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। नेटवर्क डायग्राम कहता है, नेटवर्क डायग्राम को यूज़ किया जाता है सीक्वेंसिंग को शो करने के लिए। आपने अपनी एक्टिविटीज़ की जो सीक्वेंस शो करनी है, उसके लिए नेटवर्क डायग्राम्स को यूज़ किया जा सकता है। A network diagram is a schematic display of the logical relationship among our sequence of the project activity। यानी कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ के दरमियान जो लॉजिकल रिलेशनशिप है उसको शो किया जाता है। ठीक है, उनका रिलेशनशिप शो किया जाता है, यानी कि डिपेंडेंसीज को शो किया जाता है। टू मेन फॉर्मेट्स आर द एरो एंड प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड्स। दो मेथड हैं, एक एरो मेथड और एक प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक एक्टिविटी ऑन एरो की बेस के ऊपर जो नेटवर्क डायग्राम बनाई गई है। ठीक है, स्टार्ट लिया गया, स्टार्ट लेने के बाद देर इज़ एन एक्टिविटी ए बी सी। ठीक है, एक्टिविटी ए के लिए 1 डे लगना है, देन मतलब इस तरह से। ठीक है, मतलब कि इसके बाद ये मतलब एरो की मदद से कहते हैं अज्यूम दैट ऑल ड्यूरेशंस आर इन डेज। ये सारे के सारे ड्यूरेशन डेज में। A1 मींस एक्टिविटी ए हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 1 डे। ठीक है, यानी कि एक्टिविटी ए 1 दिन में कंप्लीट होगी, एक्टिविटी बी 2 डेज में, एक्टिविटी 3 जो कि सी है वो 3 डेज में। ठीक है, मतलब कि इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, यानी कि ए एक्टिविटी ए करके एक काम कंप्लीट हुआ, देन अनदर एक्टिविटी डी, इट विल टेक 4 डेज। ठीक है, बी अगर 2 डेज में करते हैं, तो ई 5 डेज में करते हैं, तो देन हम ये वाला सेम माइलस्टोन इन दो एक्टिविटीज़ को करके भी अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ विद द डिपेंडेंसीज ऑफ ड्यूरेशन। लाइक ये जो 1 2 5 3 6 ये सारे लिखे हुए हैं, दीज आर द नंबर ऑफ डेज। तो एरो डायग्रामिंग मेथड को, ये जो ऊपर डायग्राम दिखाई गई है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, कहते हैं आल्सो कॉल्ड, इसको हम ये भी कहते हैं एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क डायग्राम। एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। ये जो जितने भी एरोज हैं ना, ये सारी एक्टिविटीज को शो कर रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जितने भी एरोज हैं, ये सी इक्वल टू 3, इसका मतलब ये एक्टिविटी है और 3 डेज में कंप्लीट होगी। नोड्स एंड सर्कल्स आर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ एक्टिविटी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। ठीक है, एक्टिविटी इस नोड 1 से स्टार्ट हो रही है और नोड 5 पे एंड हो रही है। इसमें नोड्स एंड सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स, किस ये एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, सो कैन ओनली शो फिनिश टू स्टार्ट डिपेंडेंसीज। मतलब कि कब ये फिनिश हो रही हैं, कब स्टार्ट हुई हैं और कब फिनिश हो रही हैं। ठीक है, कैन ओनली शो फिनिश टू स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट और फिनिश, मतलब कि ये चीज़ शो करती है सिर्फ ये वाली। एंड कैन ओमिट एक्टिविटीज डेट हैव नो डिपेंडेंसीज, और इनमें से वो उन एक्टिविटीज़ को निकाल देती है जिनकी डिपेंडेंसीज नहीं होती, जिनके अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है जी, मतलब कि ये वाली है। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, एक्टिविटी ये जो एफ है, अब ये डिपेंड कर रही है इस बी पर, तो बी कंप्लीट होगी तो एफ स्टार्ट होगी। ठीक है,
एक्टिविटी सी कंप्लीट होगी तो जी स्टार्ट होगी, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये तो मतलब ये सारे का सारा जो है एज ए होल जो नेटवर्क शो कर रहा है, तो ये डिपेंडेंसीज को शो कर रहा है बिटवीन द एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी पैरेलल चल रही है, एक्टिविटी ए भी 1 डे में चलेगी, होगी कंप्लीट 2 डेज में, 3 डेज में। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये डी एक्टिविटी 4 डेज, यानी कि काम 4 दिनों में होगा। ई एक्टिविटी कोई टास्क है जिसकी बेस के ऊपर होना है वो 5 डेज में होगा, कोई टास्क है जिसकी बेस के ऊपर होना है वो 4 डेज में होगा। उसके बाद ये इनपुट इसके लिए होगी है, मतलब कि इट इज़ द टोटल नेटवर्क डायग्राम दैट इज शोइंग द डिपेंडेंसी बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। समझ लग रही है ना आपको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए, मतलब इसको क्रिएट कैसे करते हैं। कहता है फाइंड ऑल ऑफ द एक्टिविटीज दैट स्टार्ट एट नोड 1। अब देखें, हम वो वाली एक्टिविटीज पहले स्टार्ट करेंगे जो कि नोड 1 पे स्टार्ट होंगी, जिनको सबसे पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। वो वाली एक्टिविटी स्टार्ट कर लेंगे जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, और उनका स्टार्ट पे उनको यूज स्टार्ट कर सकते हैं हम। फाइंड ऑल द एक्टिविटी दैट स्टार्ट एट नोड 1, ड्रॉ देयर फिनिश नोड्स एंड ड्रॉ एरो। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारा 1 है फॉर एग्जांपल, तो स्टार्टिंग में कौन कौन से एक्टिविटीज आ रही हैं उनको यहाँ से हम बाहर की तरफ निकालेंगे एरो की मदद से, और उसके आगे वो वाले नोड बनाएंगे कि उनकी फिनिश डेट, मतलब कि नोड्स क्या क्या हैं। एक 1 डे में हो रही है, एक 2 डे में, 3 डे में, सो ऑन। कहता है ड्रा देयर फिनिश नोड्स एंड ड्रा एरो बिटवीन नोड 1 एंड दोज फिनिश नोड्स। तो ऐसे ही हुआ है ना, ये इनके फिनिश नोड्स हैं, ये 1 डे 2 डे 3 डे, तो ये इनके फिनिश नोड बना दिए, ड्रा कर दिए, और उनके दरमियान एरोज को ड्रा कर दिया, ठीक है। सो कहता है पुट द एक्टिविटी लेटर और नेम, या तो एक्टिविटी का नेम लिखें या एक्टिविटी लेटर लिखें, एंड ड्यूरेशन एस्टिमेट ऑन एसोसिएट एरोज, ठीक। और उनका कोई ड्यूरेशन जो है वो भी आप बताएं। सो कंटिन्यू ड्राइंग द नेटवर्क डायग्राम, और नेटवर्क डायग्राम को कंटिन्यू रखें ड्रा करना, वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लुक फॉर द बर्स्ट एंड मर्जेस। मतलब कि तब तक आप इस नेटवर्क डायग्राम को कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो जाती, और इनकी वर्किंग जो है लेफ्ट टू राइट चलती रहेगी, ठीक है। और ये बस्ट एंड मर्जेस क्या होते हैं, कहते हैं बस्ट अकर व्हेन सिंगल नोड इज फॉलोड बाय 2 और मोर एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब जैसे ऊपर ये देखें, सिंगल, ये सिंगल नोड है, ये फॉलो बाय 2 और मोर एक्टिविटीज, ये 2 एक्टिविटीज को फॉलो कर, ठीक है। तो ये हमारे पास बर्स्ट कहलाएगा। एंड मर्ज अकर व्हेन 2 और मोर नोड्स प्रोसीड टू अ सिंगल नोड, ठीक है। 2 और मोर नोड प्रोसीड टू अ सिंगल नोड, ये देखें, ये भी ये नोड प्रोसीड टू अ सिंगल नोड, ठीक है। इन नोड्स को हम मर्जेस कहेंगे, तो ये दोनों यहाँ पर आके मर्ज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये वाला नोड जो है मल्टीपल एक्टिविटीज को ले रहा है, तो ये बर्स्ट भी कहलाएगा यहाँ पे। Burst occur when single node is followed by 2 or more activities, and merges occur when 2 or more nodes proceed to a single node. Simple, ठीक है। ये हम कहेंगे मर्जिंग अक्कर हो रही है, 2 नोड से एरो निकल कर जाकर एक सिंगल नोड पे जा रहा है, इट इज मर्जिंग। जब हमारे पास मल्टीपल एक या दो से ज्यादा एक्टिविटीज जो हैं वो एक नोड की तरफ जा रही हैं, तो उन एक्टिविटीज को हम कहेंगे कि उस नोड के ऊपर बस्ट अक्कर हो रहा है। So continue drawing the project network diagram until all activities are included on the diagram. जब तक सारी एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं हो जाती हम कंटिन्यू रखेंगे। As a rule of thumb, all arrowhead should face toward the right. लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और उनका फेस जितने भी एरोज हैं उनका राइट साइड पे होगा। एंड नो एरो शुड क्रॉस ऑन अ AOA नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। मतलब कि कोई क्रॉस एरो नहीं होगा, एरो के अंदर से एरो गुजार के हम नेक्स्ट एक्टिविटी को नहीं दे रहे होंगे। ये आपने थंब ऑफ रूल ध्यान में रखना है। थंब ऑफ रूल क्या है, हमने लेफ्ट साइड से एरोज को स्टार्ट करना है और उन्होंने राइट साइड पे जाना है, और मतलब जितने भी एरोज हैं उनके दरमियान कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये रूल ऑफ थंब है। ये था एक डायग्राम AOA, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड, हमने ऊपर बात की ना 2 तरह के मेथड होते हैं। सो मोर पॉपुलर देन ADM, ठीक है। ADM मोर पॉपुलर देन ADM, जो हमारे पास ऊपर हम बात करके एक्टिविटी, तो उससे ज़्यादा ये पॉपुलर है, जिसको AO भी कहते हैं, एंड यूज्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और ये किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से यूज़ की जा सकती है। एक्टिविटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्सेस, इसमें एक्टिविटीज़ को बॉक्सेस की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है।
एंड एरोज शो रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज। जो एरोज होते हैं वो एक्टिविटीज के दरमियान रिलेशनशिप को शो करते हैं, बेटर एट शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ किस्म की डिपेंडेंसीज को शो करने के लिए बेटर होता है। ये नीचे मैंने दिखा दिया आपको, इसके ये पीडीएम है प्रॉपर। ये बेसिकली टास्क डिपेंडेंसी टाइप्स हैं। तो हमने बात की थी ना डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज को दिखा सकता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज कौन सी हैं? ये वाली डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश। ठीक है, स्टार्ट टू फिनिश मतलब कि फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ये कि अगर ये एक्टिविटी फिनिश होगी तो नेक्स्ट स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब कि इस एक्टिविटी सर की पास करें। फिनिश होने पर ही ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट होगी। और स्टार्ट टू स्टार्ट क्या है कि ये एक्टिविटी जब स्टार्ट की जा रही है उसी वक्त में दूसरी एक्टिविटी भी स्टार्ट की जा रही है। देखिए, टास्क बी कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल टास्क ए फिनिश। स्टार्ट टू स्टार्ट, टास्क बी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल टास्क ए स्टार्ट। जब तक टास्क ए नहीं स्टार्ट होता टास्क बी भी स्टार्ट नहीं होगा। फिनिश टू फिनिश, टास्क बी कैन नॉट बी फिनिश अंटिल टास्क ए फिनिश। ठीक है, एंड देन स्टार्ट टू फिनिश, टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए स्टार्ट। ठीक है, टास्क बी फिनिश नहीं हो सकता जब तक हमारा टास्क ए स्टार्ट नहीं होता। तो ये डिफरेंट नेचर्स की डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, अब ये जो डिपेंडेंसीज हैं इनकी अगर हमने जो डायग्राम बनानी है तो ये पीडीएम नेटवर्क डायग्राम है, उसकी बेस के ऊपर बनेगी। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल उसने ऊपर बात की ना, हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं उनको बॉक्सेस की मदद से रिप्रेजेंट किया, एरो उनका रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ये देखें, दीज आर बॉक्सेस, ये सारे के सारे एक्टिविटीज को शो कर रहे हैं। ए बॉक्स है, स्टार्ट का टाइम उसका ये है और एंड टाइम फिनिश ये है। आईडीज की ये है और डे ये 1 डे ले रहा है ड्यूरेशन। ठीक है, इस तरह डी आई डी सो ऑन, दीज आर द डिफरेंट आईडीज। तो ये देखें यहाँ पर एरो चल रहा है, इट्स मीन ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रही है? ठीक है, फिनिश टू स्टार्ट, ये फिनिश होगी तो ये स्टार्ट होगी, ये फिनिश होगी तो ये स्टार्ट होगी, ये फिनिश होगी तो ये स्टार्ट होगी। इस तरह से इनकी रिप्रेजेंटेशन उसने बेसिकली इसके अंदर फिनिश टू स्टार्ट वाला कॉन्सेप्ट ही दिया गया है। जी हाँ, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा गैंट चार्ट वाला, कर लेते हैं। अभी कल भी हमने बहुत कम पढ़ा था। ये डायग्राम्स वाले बड़ा थारोली तरह रीड कीजिएगा, इजी है। आपको नेटवर्क ये दोनों डायग्राम ड्रा करनी आनी चाहिए। सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट, मैंने डिटेल नहीं ऐड की ज्यादा। अब उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी रिसोर्स एस्टिमेशन, रिसोर्सेज को एस्टिमेट लगाना। कहता बिफोर एस्टिमेटिंग एक्टिविटी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को एस्टिमेट लगाने से पहले यू मस्ट हैव अ गुड आइडिया ऑफ क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज दैट विल बी असाइंड टू ईच एक्टिविटी। कहता है कि ड्यूरेशन को एस्टिमेट लगाने से पहले पहले हमने ये एस्टिमेट लगाना होता है कि कितने और कौन कौन से रिसोर्सेज हमें किस एक्टिविटी के लिए चाहिए। कंसिडर इंपॉर्टेंट इश्यूज इन एस्टिमेटिंग, मतलब कि एस्टिमेटिंग के दौरान कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं। हाउ डिफिकल्ट विल बी टू डू स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब कि ये एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वक्त हमें कितनी मुश्किल पेश आएगी। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री इज डूइंग सिमिलर एक्टिविटीज, इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज को करते हुए। ठीक है, एंड मतलब कि रिसोर्सेज को फिर ही हम माइंड में लेके आएंगे ना, देखेंगे कि पहले भी इस तरह के प्रोडक्ट हो रहे थे तो उसमें इनके रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे थे और इस किस्म की एक्टिविटीज करते वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल, आर नीड टू बी अक्वायर्ड, क्या जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, ठीक है, मतलब आर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल, क्या वो मौजूद हैं, आर नीड टू बी, या उनको हमें भी मंगवाने की जरूरत है। तो रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ठीक क्या होता है? इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट्स और सोर्सेज बाय कैटेगरी एंड टाइप। तो ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन सकता है, रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वो वाले रिसोर्सेज मेंशन किए जाएंगे जिनकी जरूरत है, जो कि प्रोडक्ट के दौरान यूज होने हैं, उनकी कैटेगरी, उनकी टाइप बताई जाएगी। ये था रिसोर्स एस्टिमेटिंग। अनदर इज एक्टिविटी ड्यूरेशन। ये देखे ना उनके प्रोसेस की सारी वन बाय वन हम देख रहे थे। तो ड्यूरेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम वर्कड ऑन एन एक्टिविटी प्लस लैप्स्ड टाइम, जितना टाइम एक एक्टिविटी पर लगता है और जितना उसके ऊपर कंज्यूम होता है, मतलब कि वेट करने में या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम वर्क, जितना वो टाइम किया हुआ है, जितने टाइम में वो काम किया हुआ है और जितना टाइम उसके ऊपर लगता है। एफर्ट क्या होगी? नंबर ऑफ वर्क डेज, कितने दिन लगेंगे, कितने उसको आवर्स में ले सकते हैं, उसको डेज में ले सकते हैं। ठीक है,
एफर्ट डज नॉट नॉर्मली इक्वल ड्यूरेशन। अक्सर क्या होता है जी, एफर्ट जो होती है वो ड्यूरेशन के इक्वल नहीं होती। सो पीपल डूइंग द वर्क शुड हेल्प क्रिएट एस्टिमेट्स एंड एन एक्सपर्ट शुड रिव्यू देम। ठीक है, मतलब एक्सपर्ट से उनका रिव्यू करवा लेना चाहिए क्या उन्होंने एग्जैक्ट टाइम में किया है या प्रॉपर टाइम में किया है या टाइम कम तो ज़्यादा। ठीक है, 3 पॉइंट एस्टिमेट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्टिविटी एस्टिमेट्स एज अ डिस्टेंस नंबर सच एज 4 वीक्स, कहता है इसकी बजाय के ड्यूरेशन एक डिस्क्रीट नंबर में दिए जाएं, लाइक 4 वीक्स, 10 आवर्स, 15 डेज, सो ऑन, ये डिस्क्रीट नंबर्स हैं। ठीक है, it is often helpful to create 3 point estimate, कहता है an estimate that include an optimistic, most likely या pessimistic estimate। 3 तरह का estimate दे दें कि जल्दी से जल्दी इस टाइम पे होना चाहिए या एवरेज देखा रहे तो इस इतने ड्यूरेशन में हो जाना चाहिए। तो अगर ज्यादा कोई मसला मसाइल आ जाए तो हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं जी, पेसिमिस्टिक एस्टिमेट इतना हो। ठीक है, कहता है फॉर एग्जाम्पल 3 वीक्स फॉर ऑप्टिमिस्टिक्स, 4 वीक्स फॉर मोस्ट लाइकली एंड 5 वीक्स फॉर पेसिमिस्टिक टाइम। लो जी, तुम्हारे पास आखिरी से आखिरी टाइम 5 वीक्स हैं। ठीक है, अगर बेस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस दो तो ये 3 वीक्स में होना चाहिए। थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आप चले 4 वीक्स में कर दें, और नहीं तो 5 वीक्स में तो हो ही जाना चाहिए। मतलब कि ये 3 हम उसको 3 पॉइंट एस्टिमेट्स दे सकते हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट्स टीम को या जिनसे हम काम करवा रहे हैं। ओके, तो ये 3 पॉइंट एस्टिमेट का मतलब ये होता है तो टाइम में थोड़ी सी रिलैक्सेशन देना ड्यूरेशन में। 3 पॉइंट एस्टिमेट्स कहता है नीडेड फॉर पर्ट एंड मोन्टोनो कॉर्लो सिमुलेशन, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम उसने बताए। ठीक है, आप इसकी कोई और एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं। सो लास्ट वन इज स्केजुअल डेवलपमेंट, स्केजुअल बना लेना इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए। यूजेस रिजल्ट्स ऑफ द अदर टाइम मैनेजमेंट प्रोसेसेस, जो ऊपर ड्यूरेशन, ऊपर सीक्वेंसिंग, ठीक है, रिसोर्सेज, जितने भी प्रोसेस देखे आए हैं, कहता है उनके रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए टू डिटरमाइन द स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। Ultimate goal to create is to create a realistic project schedule that provide a basis for monitoring project progress for time dimension of the project। जी, गोल तो हमारा यही होता है ना, स्केड्यूल क्यों बनाते हैं, ताकि मॉनिटर कर सके प्रोग्रेस को कि कितने टाइम में कौन कौन सा काम हो रहा है और कितने टाइम में कौन सा काम कंप्लीट होने वाला है या हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, यहाँ पर ये देखें, ये टूल गैंट चार्ट, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस एंड क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग या पर्ट एनालिसिस, दीज आर डिफरेंट टूल्स जिनको यूज करके हम प्रॉपर अपना स्केड्यूल बना सकते हैं। गैंट चार्ट को हम प्रीवियस भी कुछ देख के आए हैं, या आप रीड कीजिएगा, मैं गैंट चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ये जो सिंबल होते हैं ब्लैक डायमंड, ये माइलस्टोन को शो कर रहा होता है। ठीक है, थिक ब्लैक बार्स, जो थिक ब्लैक बार्स हैं ये आपको समरी टास्क बता रहा होता है, लाइटर हॉरिजॉन्टल बार आपको ड्यूरेशन बता रहा होता है, एरोज डिपेंडेंसी शो कर रहे होते हैं। तो ये देखें, ठीक है, these are the different activities and their dependencies as well as milestones given। जो ब्लैक डायमंड्स हैं ये माइलस्टोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो थिक ब्लैक हमारे पास बार्स हैं, ये जो लाइटर हॉरिजॉन्टल बार्स हैं ये ड्यूरेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइटर हैं ये ड्यूरेशन को शो कर रहे हैं। अब इसका एक और मैं यहाँ पे गैंट चार्ट दिखाता हूँ, ये देखें, दिस इज आल्सो अबाउट गैंट चार्ट। ये देखें, इसमें मैंने ना हाईलाइट कर दिया वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ये सारी एक्टिविटीज आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये समरी टास्क हैं, ये माइलस्टोन्स है हमारे पास। ठीक है, ये जो यहाँ पर मेंशन है, और ये जो लाइटर है हमारे पास ये इंडिविजुअल टास्क बार, एरो शो द डिपेंडेंसीज, तो दीज आर एरोज जो कि डिपेंडेंसी शो कर रही है। तो इस तरह से हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके भी अपना सारा वो शो कर। तो किस तरह से माइलस्टोन ऐड करना है, मैनी पीपल लाइक टू फोकस ऑन मीटिंग माइलस्टोन स्पेशली फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, तो ये उसका वे बताया गया है। ठीक है जी, हाँ, यहाँ तक आज का लेक्चर है आपका। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्रिटिकल पाथ से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ तक गैंट चार्ट तक आपने करना है। गैंट चार्ट को रीड कीजिएगा, यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस में गैंट चार्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, या स्मार्ट क्राइटेरिया क्या होता है माइलस्टोन को करने का, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, साइनेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम फ्रेम हो। तो हम आज का जो पोर्शन है गैंट चार्ट पर फाइंड अप करते हैं। आपको छोटा सा टास्क देना है, आप लोगों ने एक वीडियो देखनी है यूट्यूब से, हाउ टू स्केड्यूल, हाउ टू डेवलप अ स्केड्यूल यूजिंग गैंट चार्ट। ठीक है, मतलब कि कोई एक छोटे से प्रोजेक्ट का गैंट चार्ट कैसे बनता है, आपने वो वीडियो जस्ट देखनी है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि गैंट चार्ट कैसे बनता है, उसमें माइलस्टोन कैसे ऐड किए जाते हैं,
और उसके अंदर एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। ओके, मतलब कि कोई 2, 4 या 5 मिनट का किसी छोटे से प्रोजेक्ट का गैंट चार्ट बनते हुए आपने देखना है। ओके सर। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे बात होगी इन फिजिकल क्लास। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में वेरी फर्स्ट क्लास में तो नहीं, नेक्स्ट वीक में जब हम क्लास फिजिकल में पढ़ेंगे तो तभी आपको बताऊंगा कि आपका क्विज कब होगा। और कीप अपडेटिंग विद द लेक्चर्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको रीड आउट करते रहा करें। ये आपका थ्योरेटिकल है, अक्सर मैं पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाता हूँ, तो आपका क्या हाल होता होगा। ठीक है, तो इसमें क्योंकि वो बताते रहना कि ये चीज़ कैसे है, तो इन चीज़ों को रीड आउट ज़रूर किया करें। रीडिंग से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, क्वेश्चन बिल्ड होंगे। मतलब अगर आप थोड़ा सा समझ के रीड करते चले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये बहुत इजी है। जस्ट ये बताया गया कि काम कैसे कैसे करना है, प्रोडक्ट को मैनेज कैसे करना है, टाइम को या स्केड्यूल को कैसे बनाना है। ठीक है, तो गैंट चार्ट कैसे बनता है प्रैक्टिकलिटी, वो इस पर्पज़ के लिए आपको वीडियो रिकमेंड किया मैंने, तो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है।